हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लेमिस थ्योरम। देखिए लेमिस थ्योरम क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हेन थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस F1 F2 F3 एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। देखो ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इसे हमें समझना होगा। और ये कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, इसे भी हमें समझना होगा। सबसे पहले ये जो लेमिस थ्योरम है, ये लेमिस थ्योरम थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए ही डिफाइन की गई है। किसी बॉडी पे अगर आप थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस लगा रहे हो तो देन वो जो बॉडी है आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी बॉडी पे कुछ फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के बाद भी अगर वो बॉडी मोशन नहीं करती है, रेस्ट पे रहती है, तो इसका मतलब उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। उसकी स्टेट जो है इक्विलिब्रियम मानी जाती है। देखो सबसे पहले कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है इसे बता देता हूं। देखो जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर इस पॉइंट पे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, सेम पॉइंट पे फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाने में लगे हुए हैं, तो ये जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, मान लीजिए ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ठीक है। इसी तरीके से ये फोर्स लग रही हैं लेकिन सेम पॉइंट पे लग रही हैं, ठीक है। अगर फोर्सेस सेम पॉइंट पे लग रही हैं तो उन फोर्सेस को जो है कॉन्करेंट फोर्सेस बोला जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेकिन लैमिस थ्योरम डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिर्फ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस होनी चाहिए, थ्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस ही होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो थ्री फोर्सेस हैं ये किसी सेम पॉइंट पे लगनी चाहिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस बोला जाएगा। फिर क्या लिखा है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इस इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए बॉडी है, इस बॉडी पे ये कुछ फोर्सेस लग रही हैं। सपोज करके ये बॉडी है, इस बॉडी पे थ्री फोर्स लग रही हैं, ठीक है। एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, ठीक है। ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ये F3 है। अब देखो ये सेम पॉइंट पे लग रही है, इसी पॉइंट पे लग रही है, तो ये थ्री कॉन्करेंट, ये जो फोर्सेस हैं इन्हें कॉन्करेंट फोर्सेस बोला जाएगा। अब देखो इन थ्री फोर्सेस के बावजूद भी ये बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, ये बॉडी अगर रेस्ट पे है, ये बॉडी अगर रेस्ट पे है, तो इस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाएगा। तो ये थ्योरम यही समझाना चाह रही है कि किसी भी बॉडी पे थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस लगनी चाहिए, लेकिन वो बॉडी जो है रेस्ट पे रहना चाहिए। आर इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वो बॉडी रेस्ट पे रहना चाहिए। अगर ये बॉडी अगर रेस्ट पे है तो भले उस पे ये तीन फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में भले लग रही हैं, लेकिन उसका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जीरो ही माना जाएगा। मतलब ये जो बॉडी है, ये बॉडी नेट फोर्स जीरो फील कर रही होगी, इसीलिए तो ये रेस्ट पे, इसीलिए तो ये मोशन नहीं कर रही है। फोर्स तो लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, पर इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है। ये फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दे रही है, कैंसिल कर दे रही है। अब देखो इससे आगे क्या लिखा है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। क्या कह रहा है, देखो बच्चों, ये एक F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे या पार्टिकल समझ लीजिए, यहां पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है। तो डेफिनेशन कह रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। क्या कह रही है, देखो जो ये वाला जो फोर्स है ना, जैसे ये वाला जो फोर्स है, तो जैसे ये F1 फोर्स यहां पे लिखा मैंने, ये इस प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, अल्फा, साइन अल्फा की प्रोपोर्शनल है। तो ये अल्फा एंगल कहां पे बनेगा, देखो ये अगर आपको इस फोर्स का जो प्रोपोर्शनल है, F1 फोर्स का जो प्रोपोर्शनल है वो कौन है, ये जो दो अदर टू फोर्सेस है ना, यहां पे जो एंगल बन रहा होगा अल्फा एंगल, यहां पे जो एंगल बन रहा होगा अल्फा एंगल, उसका जो साइन अल्फा की जो वैल्यू होगी ना वो F1 के प्रोपोर्शनल होती है। देखो क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, ये जो फोर्स है इस प्रोपोर्शनल है टू द साइन ऑफ द एंगल, ये जो एंगल है बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, ये जो अदर टू फोर्सेस में जो एंगल बनता है ना उसके प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो जैसे ये F2 फोर्स है, ये जो F2 फोर्स है, ये F2 फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, साइन बीटा के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब ये जो F2 फोर्स है, इसके ये जो अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो इस डायरेक्शन में जो अदर टू फोर्सेज है, यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ये बीटा एंगल फॉर्म हो रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, ये जो F2 फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। इस तरीके से बोला जा सकता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब देखो ये F3, ये साइन गामा है, किस प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। तो ये जो F3 है, गामा कहां पे बन रहा होगा, देखो ये F3 है, तो ये जो अदर टू फोर्सेज हैं इनमें जो एंगल बन रहा होगा वो गामा एंगल बन रहा होगा, तो हम बोलेंगे ये जो F3 है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, जैसे ये है ना, ये जैसे आपका F1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसा आपका F1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा है ना, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, इसे हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू के साइन अल्फा। के क्या है, कांस्टेंट है। जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहां पे इक्वल का साइन आता है, एक कांस्टेंट के आता है, ठीक है। कांस्टेंट आएगा, फिर हम साइन अल्फा को एज इट इज लिख देंगे। अब देखो जैसे हमारे पास ये वाला इक्वेशन भी है, F2 इज प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा लिखा है,
तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू के लिखना है, फिर यहाँ पे के मतलब कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, और ये अल्फा है, ये बीटा है, सॉरी ये बीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बीटा आ जाएगा। अब देखो इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F3 इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा लिखा है यहाँ पे, तो हम इसे लिख सकते हैं F3 इज इक्वल टू के कांस्टेंट साइन गामा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये के है ना, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, यहां पे के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और यहां पे के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा, ठीक है। तो ये जो के का वैल्यू हमें मिला वो क्या मिला, एक तो मिला F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ये वाला वैल्यू, एक F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और एक मिला है F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा, ठीक है। तो यही आपका लैमेज थ्योरम है, ठीक है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो F1 है, ये जो F1 फोर्स है, तो डिवाइडेड यहाँ अपॉन में, आपको अपॉन में क्या लिखना है, साइन अल्फा लिखना है। देखो ये F1 के अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, इन दोनों फोर्सेस में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल को आपको लेना है, यहाँ पे साइन अल्फा लिखना है। फिर देखो जैसे F2 है, यहाँ पे F2 लिखा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस में जो एंगल बन रहा है बीटा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय साइन बीटा लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन ये टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक स्लिंग है, इस स्लिंग से ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है ऐसे करके। एक्चुअल में स्लिंग कुछ ऐसा था, देखो ये स्लिंग कुछ ऐसा था, यहाँ से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड था, और इस स्ट्रिंग में नीचे एक ये ब्लॉक क्या है, इस स्ट्रिंग का जो ये जो एंड पॉइंट है ना, इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हुआ कि अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने लग जाते हैं, अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का अगर फोर्स लगाते हैं, तो ये स्ट्रिंग क्या होने लग जाएगा, ऐसा तिरछा होने लग जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग क्या हो रहा है, पहले तो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड था, अब ये थोड़ा थोड़ा तिरछा होने लग गया। फिर थोड़ी देर के बाद क्या कर रहा है, इसने मोशन करना अब बंद कर दिया, ठीक है। फाइनली इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जितना पॉसिबल ये थोड़ा मतलब बैंड हो सकता था उतना ये बैंड हो गया है, ये स्ट्रिंग थोड़ा सा तिरछा हो गया है। इसके बाद अब ये मोशन नहीं कर रहा है, ये रुक गया है, ठीक है, पर फोर्स अभी भी क्या है, लग ही रहा है, इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखो 50 न्यूटन का, इस पॉइंट पे 50 न्यूटन का फोर्स एक ये लग रहा है। अब देखो इस पॉइंट पे एक टेंशन फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी, और एक टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में भी आ रही होगी, दो डायरेक्शन में टेंशन फोर्स आ रही होंगी, ठीक है। चलो हमने इस टेंशन फोर्स को T1 नाम दे दिया, ये T1 है, और ये वाला टेंशन फोर्स T2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में ये क्या है, अब इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मोशन नहीं कर रहा है, जितना इसने मोशन करना था कर लिया, अब ये इसने मोशन करना बंद कर दिया। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में तो लग ही रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में ये टेंशन फोर्स भी लग रही है। ये टेंशन फोर्स का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रिंग क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। जब हम इसे खींचेंगे, इस डायरेक्शन में खींचेंगे 50 न्यूटन के फोर्स से, तो ये स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होने लग जाएगी। टेंशन क्या होता है, टेंशन वो फोर्स होता है जो स्ट्रिंग पे लगता है, स्ट्रिंग में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है। अब देखो बच्चों ये T1, ये जो टेंशन फोर्स है, ये जो टेंशन फोर्स है, दोनों अलग अलग फोर्स हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 50 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोड कनेक्टेड है, यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसीलिए टेंशन फोर्स अलग अलग मानी जाएगी। जनरली मैंने जब आपको पुली मास सिस्टम पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था अगर स्ट्रिंग सेम होगा तो टेंशन फोर्स भी सेम होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, सेम या अपोजिट होनी चाहिए, तब सेम मानी जाती है टेंशन। लेकिन यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसीलिए टेंशन हमने यहाँ पे अलग अलग ले रखी है, ओके। अब देखो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द एंगल रोप मेक्स विद द वर्टिकल। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये पूछ रहा है कि ये जो रोप है, ये रोप इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, ये थीटा हमें यहाँ पे फाइंड करना है, इस थीटा को ही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल, ये जो रोप है इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लैमिज थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये टेंशन फोर्स लग रही है, एक टेंशन फोर्स ये लग रही है, तो ये 3 कॉम्पोनेंट फोर्स है। अगर 3 कॉम्पोनेंट फोर्स होंगी और बॉडी अगर मोशन नहीं कर रही है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, जो कि है भी, ये रेस्ट में है इस समय, तो हम यहाँ पे लैमिज थ्योरम लगा सकते हैं। अब लैमिज थ्योरम कैसे लगाते हैं, देखो जैसे मान लीजिए ये वाला फोर्स है T2, मैंने यहाँ पे ये T2 फोर्स लिया, तो डिवाइडेड बाय मैं क्या लिखूंगा, साइन
और कौन सा वाला एंगल लूंगा यहाँ पे, देखो T2 के अपोजिट डायरेक्शन में ये जो दो फोर्सेस है इनमें जो एंगल बन रहा होगा यहां से लेकर के यहां तक का एंगल, तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो ये 90 प्लस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो T2 फोर्स तो आपने ले ली, अब इस वाली फोर्स को ले लेते हैं F फोर्स, ये वाली F फोर्स डिवाइडेड बाय, अब देखो यहां पे एक एंगल आएगा, ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस में जो एंगल बन रहा होगा, यहां पे जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल हम यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे देखो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टिकल ये लाइन है ना, ये तो 180 डिग्री की है, और यहाँ पे ये थीटा बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो ये T1 है, ये वाला T1 है, तो यहाँ पे हमें ये T1 लिखना है डिवाइडेड बाय, और T1 ये जो फोर्सेस है ना इनमें जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस एंगल को हम यहाँ पे लेंगे साइन 90 डिग्री। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, T2 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा जो होता है आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये कि कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये F डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के इक्वल होता है, इज इक्वल टू ये T1 डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ओके, अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है ये फोर्स 50 न्यूटन दे रखा है, और ये जो T2 ये जो टेंशन है ना T2 ये जो टेंशन है देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक भी क्या कर रहा है, इससे लटक रहा है, ये वाला ब्लॉक भी तो यहाँ पे लटक रहा है, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है 60 न्यूटन का यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वेट ऑफ ब्लॉक है। तो देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये जो ब्लॉक जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है इसकी वजह से स्ट्रिंग क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, खींच रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे टेंशन आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो ये टेंशन जो है ये 60 न्यूटन के ही बराबर है, T2 जो है 60 न्यूटन के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो इस वाले ब्लॉक की वजह से डेवलप हो रहा है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये T2 क्या हो जाएगा 60 न्यूटन हो जाएगा, तो यहाँ पे T2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 60 न्यूटन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इस थीटा को तो हमें फाइंड करना है, F कितना दे रखा है 50 न्यूटन दे रखा है, तो 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये T1 तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, देखो हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 60, ये कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका 10 थीटा होता है, तो ये 5/6 हो जाएगा, फाइनली हम इसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/6, ठीक है। वैसे आंसर आप यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन इससे आगे भी अगर आपको सॉल्व करना होगा तो उसके लिए आपके पास टेबल होना चाहिए, ये जो हम साइन थीटा कॉस थीटा का जो एंगल का जो वैल्यू फाइंड करते हैं टेबल की हेल्प से फाइंड करते हैं ना, तो वो टेबल अगर आपको एग्जाम में गिवन है तो आप उसकी हेल्प से इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर छोड़ सकते हो। अब देखो ये तो मैंने आपको लैमिस थ्योरम से सॉल्व कराया ये क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, लैमिस थ्योरम तो हेल्पफुल है ही आपके लिए, लेकिन इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को देखो, यही क्वेश्चन मैंने दोबारा ले रखा है, इसे मैंने लैमिस थ्योरम से किया था, इसे अब मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखो कैसे करेंगे इसे सॉल्व। देखो ये यहाँ पे एक टेंशन तो ये T1 थी, एक टेंशन ये क्या थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में T2 थी, ठीक है, इस पॉइंट पे ये 3 फोर्सेस लग रही थी, एक टेंशन फोर्स ये है, एक फोर्स ये अप्लाई की जा रही थी, एक टेंशन फोर्स ये है। हमेशा याद रखना स्ट्रिंग में लगने वाली जो फोर्स होती है उसे टेंशन बोला जाता है, और जो टेंशन फोर्स होती है वो अवे फ्रॉम इस पॉइंट के अवे होगी, इस पॉइंट के अवे होगी टेंशन फोर्स। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे बिना लैमिस थ्योरम के से सॉल्व करके दिखाना है, और हमें ये थीटा एंगल फाइंड करना है, तो थीटा एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें क्या करना होता है, हमें से याद रखना है यहाँ पे हमें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, हमेशा याद रखना देखो ये हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन ना तो वर्टिकल अपवर्ड है, ना तो वर्टिकल डाउनवर्ड है, ना तो हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन है, तो जो हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन होगी ना उसके कंपोनेंट आपको नहीं बनाने हैं, जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी उसके भी कंपोनेंट आपको नहीं बनाने, कोई भी फोर्स अगर वर्टिकली अपवर्ड है या वर्टिकली डाउनवर्ड है उसके कंपोनेंट नहीं बनाने, कोई भी अगर हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में उसके भी कंपोनेंट नहीं बनाने, हम कंपोनेंट किसके बनाएंगे, इसके कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। हमेशा ये मेथड ऐसे समझ, इस मेथड को अपने दिमाग में बैठा दीजिए, हम इसके कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि ये ना तो हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में ना वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, ये वाला कंपोनेंट बनेगा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा। हमें ये थीटा एंगल फाइंड करना है, यहाँ पे का ये जो थीटा एंगल है यही हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ये पूछा था ना कि व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल, इस वर्टिकल के साथ ये रोप कितना एंगल बना रहा है, तो हमने ये थीटा एंगल हमें फाइंड करना है, तो हमने ये 2 कंपोनेंट बना दिए। ऐसा क्यों किया हमने, इसलिए बनाया हमने ये कंपोनेंट क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसको बैलेंस करेगा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसको बैलेंस करेगा। अब देखो अगर ये T1 है, अगर ये T1 है तो इसका जो इस T1 का जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना इसका वैल्यू कितना होगा, हमेशा याद रखना जो कंपोनेंट इसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसका वैल्यू होता है T1 cos थीटा, यहाँ पे आपको cos थीटा लिखना होता है, ठीक है।
और जो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू होगी T1 साइन थीटा। यहाँ पे आपको साइन थीटा लिखना है। जो कंपोनेंट इसके साथ गिवन वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाएगा वहां पे T1 कॉस थीटा आएगा, दूसरे वाले कंपोनेंट में T1 साइन थीटा आता है, ठीक है। अब देखो ये तो बैलेंस्ड हो रखा है। अब देखो बैलेंस्ड हो रखा है तो ये T1 cos थीटा क्या कर रहा है, इस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो T2 लग रही है ना, इसको काउंटर कर रहा है। और ये वाला जो फोर्स है इसको काउंटर कौन कर रहा है, ये T1 साइन थीटा काउंटर कर रहा है। तो देखो ये जो T1 साइन थीटा है, सबसे पहले लिख देते हैं T1 साइन थीटा। T1 साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, ये 60 न्यूटन है, तो ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, 60 न्यूटन। अब ये जो T1 cos थीटा है, ये जो T1 cos थीटा है, इसे काउंटर कौन कर रहा है, ये वाला टेंशन। ये टेंशन किसके इक्वल है, इस 60 न्यूटन के इक्वल है, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो यहाँ पे टेंशन जो डेवलप हो रही है वो इस 60 न्यूटन की वजह से तो डेवलप हो रही है। तो ये T2 कितना है, 60 न्यूटन। तो ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये 60 न्यूटन है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 50 होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये 50 न्यूटन अप्लाई हो रहा था ना, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये 50 न्यूटन है बच्चों, यहाँ पे ये 50 आएगा और यहाँ पे आएगा ये 60, ठीक है, ये 60 आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन से सेकंड है, तो क्या करो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अब मैं अगर इनको डिवाइड करता हूं, अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं, T1 कट जाएगा। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/6। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 5/6, ठीक है। तो कोई यहाँ पे भी टेन इनवर्स 5/6 आया था, यहाँ पे भी क्या आया, टेन इनवर्स 5/6 आया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेन रेस्ट में, उसमें यहाँ पे एक पेंडुलम क्या हो रहा है, लटक रहा है। अब ये रेस्ट में है तो ये पेंडुलम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर ये ट्रेन जो है थोड़ी देर के बाद जो है चलने लग जाता है, और इस ट्रेन में, ये ट्रेन जो है एक्सेलरेटेड ट्रेन है। एक्सेलरेटेड ट्रेन का मतलब इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में। तो कोई भी ट्रेन अगर एक्सेलरेटेड होगा, कोई भी ट्रेन अगर एक्सेलरेटेड होगा, तो इस ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे होंगे या कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगने लग जाता है। ये मैंने आपको बता रखा है, सूडो फोर्स का जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, मैंने आपको बताया था कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेटेड है, कोई कार अगर एक्सेलरेटेड है, कोई ट्रेन अगर एक्सेलरेटेड है, तो उसके अंदर जो पर्सन बैठे होते हैं उनमें अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। अब देखो ये ट्रेन तो अभी तो रेस्ट में था, तो यहाँ पे ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम का बॉब है, इसे बॉब बोला जाता है। अब देखो जैसे ये ट्रेन इधर चलने लगेगा ना, इधर ए एक्सेलरेशन से अगर ये चल रहा है, तो ये जो पेंडुलम है जो कि पहले ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ये क्या होता है, ये थीटा एंगल क्या होता है, ऐसे शिफ्ट हो जाता है, इधर शिफ्ट हो जाता है, ये थीटा एंगल शिफ्ट हो जाता है। हमें यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 30 डिग्री के एंगल पे शिफ्ट हो गया है। जी की वैल्यू भी हमें गिवन है। हमें ये ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, ट्रेन का एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसे करा कैसे जाएगा, देखो बच्चों, देखो ये जैसी ट्रेन ने चलना शुरू किया होगा, तो हमेशा याद रखिए ट्रेन अगर ये एक्सेलरेशन से चल रही है तो वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो बॉब है ना, इस पे सूडो फोर्स लगा होगा। ये जो इस पे सूडो फोर्स लगा, इसकी वजह से मोशन करते करते यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस पे एक सूडो फोर्स लगा, अब ये यहीं पे ही है, ठीक है, फिक्स हो रखा है, ऐसे फिक्स हो रखा है, ट्रेन तो चल रही है, ये यहाँ पे फिक्स हो रखा है। तो इस पे इस अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगती है। वो सूडो फोर्स कितनी होती है, इस बॉब का मास, ये जो पेंडुलम है ना, इसका मास इनटू ये वाला एक्सेलरेशन। सूडो फोर्स का फॉर्मूला यही होता है, जिस बॉडी पे सूडो फोर्स लगती है उस बॉडी का मास लेना है हमें, और ये वाला एक्सेलरेशन उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो इस पर एक और फोर्स भी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम m इंटू जी बोलते हैं, वेट ऑफ बॉब। इस बॉब का जो वेट होगा ना, वही हमें कंसीडर करना है। ये जो स्ट्रिंग है, इसे हम, इसका मास हम कंसीडर नहीं करते, इसे हम मासलेस मानते हैं, ठीक है। अब बच्चों इससे आगे क्या करेंगे, देखो अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग भी तो, इस स्ट्रिंग पे टेंशन भी लग रही होगी, ये टेंशन भी तो लग रही होगी। अब देखो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक टेंशन फोर्स तो ये लग रही है, ठीक है, ये आपकी टेंशन फोर्स है, इस डायरेक्शन में ये सूडो फोर्स लग रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये mg फोर्स लग रही है, ओके। अब बच्चों इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे ये थीटा एंगल क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ये थीटा एंगल शिफ्ट हो जाता है, ओके। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को
मैं सिंपल मेथड से कर रहा हूं। देखो मैंने यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था, दो मेथड से सॉल्व कराया था, एक लैमिस थ्योरम, एक दूसरा मेथड है। तो इसी मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। लैमिस थ्योरम से आपको खुद इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसे खुद ट्राई कीजिए लैमिस थ्योरम से, मैं इसे सिंपल मेथड से कर रहा हूँ। देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो ये वाला जो है ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन होगा, इसके कंपोनेंट नहीं बनाए जाते। हम कंपोनेंट किसके बनाएंगे, इसके कंपोनेंट बनाएंगे। तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, इसके कंपोनेंट बना रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में बनेगा, एक इस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा था, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये थीटा एंगल बनेगा। अब ये वाला जो टेंशन है, इसका जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो टी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा वो टी साइन थीटा होगा, इतना पता है आपको। अब देखो क्या हो रहा है, ये टी कॉस थीटा इसको mg को बैलेंस कर रहा है, और ये वाला जो टी साइन थीटा है ये इस m इंटू ए को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो टी साइन थीटा है, ये जो टी साइन थीटा है, ये जो है किसके इक्वल है, m इंटू ए के इक्वल है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो टी कॉस थीटा है, जो टी कॉस थीटा है, इसके अपोजिट कौन है, ये m इंटू जी है, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए बच्चों, एक डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, बस इन्हें डिवाइड कर दीजिए। तो ये जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए है, डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये m इंटू जी है। तो ये m से m कट जाएगा, t से t कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, ये टेन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन अपॉन g। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इस ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि कितने एक्सेलरेशन से ये ट्रेन चल रही है, ओके। अब देखो थीटा तो हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे ये 10 30 डिग्री आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी दे रही है, 10 दे रही है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 10 इंटू 10 30 डिग्री। अब बच्चों ये जो 10 इंटू जो 10 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो हम ये जो √3 होता है ये आपका 1.732 वैल्यू 1.732 इसकी वैल्यू होती है। तो मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, कितना आ रहा है वैल्यू। बच्चों ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका 5.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इतना एक्सेलरेशन आएगा। मतलब ये जो ट्रेन है इतने एक्सेलरेशन से चल रही है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इसे हमें एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है कि ये जो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम है, जब कार्ट मोशन करती है तो उन पर लगने वाली जो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी होती है। और ये जो कार्ट जो मोशन कर रहा है किस फोर्स की वजह से मोशन कर रहा है ये भी आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जैसे आपका ये कार्ट है, ठीक है, ये आपका कार्ट है, और ये कार्ट जो है किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है यहाँ पे हॉर्स से कनेक्टेड है, ये आपका हॉर्स है, ठीक है। हॉर्स को मैंने एक डॉट, ये मतलब डॉट पॉइंट से बना रखा है, ये डॉट बना रखा है, इसका मतलब ये हॉर्स है। तो ये स्ट्रिंग एक हॉर्स से कनेक्टेड है, एक इस कार्ट से कनेक्टेड है। अब सपोज करके अभी ये रेस्ट में है, ओके। अब देखो बच्चों अगर ये रेस्ट में है, यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे रेस्ट में है तो इस कार्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा, ओके। तो जैसे ये आपका ये कार्ट है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ये कार्ट क्या कर रहा होगा, इस ग्राउंड पे जो है नीचे की तरफ एक mg फोर्स लगा रहा होगा, कैपिटल M इंटू जी। तो ये ग्राउंड भी क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये ग्राउंड भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ये ग्राउंड भी क्या करता है, इस कार्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ग्राउंड जब भी इस कार्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे ये फोर्स लगाएगा तो उसे नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है, हमेशा याद रखना। तो इसे हमने नॉर्मल रिएक्शन को R1 मैंने नाम दे दिया है बच्चों। वैसे नॉर्मल रिएक्शन को N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, R से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे R से रिप्रेजेंट कर दिया, या R1 मैंने इसे नाम दे दिया नॉर्मल रिएक्शन। अरे ये दोनों की दोनों इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, ठीक है, R1 इज इक्वल टू mg है, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब काउंटर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हॉर्स भी खड़ा होगा, तो उस हॉर्स पे जब हॉर्स चलना चाहेगा, मतलब मोशन करना चाहेगा, ऐसे तो होना कि हॉर्स उसी समय मोशन करने लग जाएगा। पहले हॉर्स क्या होगा, रेडी होगा, तो हॉर्स जब रेडी होगा तो वो स्ट्रिंग क्या होगा, थोड़ा सा खींचेगा, ये स्ट्रिंग खींचेगा ना, तो स्ट्रिंग में एक तो इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा,
और एक इस स्ट्रिंग में इस डायरेक्शन में भी टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है, इक्वलेंट सेम, ये सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये वाला जो टेंशन है ना, ये वाला जो टेंशन है, ये वाला टेंशन क्या करेगा, इस कार्ड को इस डायरेक्शन में खींचना चाहेगा, और ये वाला जो टेंशन है ये हॉर्स को पीछे की तरफ खींचना चाहेगा। अब देखो जब हॉर्स जब रेडी होता है ना, तो वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में थोड़ा सा खींचेगा, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो इसमें इस डायरेक्शन में टेंशन आने लग जाएगी। तो ये कार्ट भी क्या करता है, हॉर्स को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, पुल करता है, मतलब इस डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगाता है। तो ये टेंशन फोर्स जो है इस कार्ट की वजह से आ रही है इस डायरेक्शन में। अब देखो क्या है कि अभी जो है ये हॉर्स, ये कार्ट जो है मोशन नहीं कर रहा, अभी रेस्ट में ही है, बस ये हॉर्स जो रेडी हो रहा है। तो ये रेडी हो रहा है तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, अब ये मोशन नहीं कर रहा है। अब देखो हॉर्स जैसी मोशन, अभी देखो अभी हॉर्स तो रेस्ट में ही है खैर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो हॉर्स क्या कर रहा है, वेट ऑफ हॉर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना होगा, जैसे ये वेट ऑफ कार्ड था डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो यहाँ पे वेट ऑफ हॉर्स हो जाएगा, इसे हमने ये स्मॉल m इंटू जी बोल दिया। तो ये ग्राउंड पे जो है, ग्राउंड क्या करेगा, हॉर्स पे भी ऊपर की डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ध्यान से देखना इसे, ठीक है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने R2 नाम दे दिया, ये R1 है, ये R1 है, ये आपका R2 है, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो बच्चों जनरली होता क्या है, मान लीजिए अब हॉर्स जो है, हॉर्स ने जो है मोशन करना शुरू कर दिया, तो हॉर्स अगर मोशन करेगा तो क्या होता है, देखिए व्हाइल पुलिंग द कार्ट द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड विद इट्स फीट बाय ए फोर्स F इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। देखो बच्चों जब हॉर्स दौड़ना शुरू करेगा ना, तो हॉर्स क्या करता है, अपने फिट से, जो उसके फुट हैं उससे क्या करता है, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है, F फोर्स लगाता है, और ये जो फोर्स है यहाँ पे इस ग्राउंड के साथ जो है थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, देखो व्हाइल पुलिंग द कार्ट द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ बैकवर्ड फोर्स लगाता है विद इट्स फीट, अपने फीट से, बाय ए फोर्स F फोर्स से इसने फोर्स लगाया। देखो बच्चों इसे मैं समझाता हूँ, कहीं को कंफ्यूजन होता है इस चीज़ से। देखो जैसे ये ग्राउंड है, जब जनरली हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारा जो फीट होता है ना, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा फीट क्या होता है, ऐसा तिरछा हो जाता है बच्चों, हमारे फुट कैसे हो जाते हैं, ऐसे तिरछे हो जाते हैं। जब हम दौड़ते रहते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड को इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं, इधर प्रेस करते हैं, तो ये ग्राउंड भी क्या करेगा बच्चों, हम पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जो हम ये नॉर्मल रिएक्शन, ये ग्राउंड क्या करेगा, इस हमारे फुट पे भी क्या लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। अब बच्चों देखो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है हमारे इस फुट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैंने आपको कितने बार बताया कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखो हमारा जो फुट है ना, ऐसे तिरछा हो रखा है बच्चों, ये तिरछा हो रखा है। तो ये ग्राउंड भी देखो, ये ग्राउंड पे हमारे फुट ने क्या किया, नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो ये ग्राउंड भी क्या करेगा, हमारे फुट पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, लेकिन ये फोर्स जो होता है 90 डिग्री के एंगल पे होता है। इसी फोर्स को जो है नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। इसे चाहे आप एन से रिप्रेजेंट कीजिए, चाहे आर से रिप्रेजेंट कीजिए, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे देखो ये इसके साथ जो है ना, ये हमारे फुट पर ये ग्राउंड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा, इस तरीके से रिएक्ट करेगा तो कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके। क्योंकि हमारा फुट क्या हो रखा है, तिरछा हो रखा है, तो वो ग्राउंड क्या करेगा, उसी तरीके से फोर्स लगाएगा कि वहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बने। अब देखो अगर हॉर्स ने ग्राउंड को जो है इस डायरेक्शन में F फोर्स लगाया है, तो ये ग्राउंड भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा 90 डिग्री के एंगल पे। ये देखो उसका फुट जो है ना, हॉर्स का फुट इस तरीके से हो रखा है, तो 90 डिग्री का एंगल यहीं पे बनेगा बच्चों, यही 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ध्यान से समझिए इसे, ठीक है। फुट पर लग रहा है, ये जो ग्राउंड कर रहा है ना, इस फुट पर 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी क्या करेगा, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसके फुट पे, हॉर्स के फुट पे, तो इसे हमने आर बोल दिया। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, अभी से आगे हमें क्या करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर ये वाला एंगल अगर थीटा बन रहा है, ये वाला एंगल अगर थीटा बन रहा है, तो अगर ये जो आर है, अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाता हूँ, देखो बच्चों ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वर्टिकली अपवर्ड है, तो मैंने आपको कहा है जो डाउनवर्ड होगा, जो अपवर्ड जो फोर्स होंगी उनके कंपोनेंट नहीं बनाते। ये हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसके भी हम कंपोनेंट नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, देखो बच्चों ये जो आर है ना, इसके अगर मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाता हूँ तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ये भी क्या होगा, आपका थीटा ही होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी आर कॉस थीटा हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा है, ये आर कॉस थीटा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो ये वाला जो फोर्स है ना, ये आर साइन थीटा भी ऊपर है, ये R2 नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो आर साइन थीटा है,
प्लस R2 है, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये किसको बैलेंस कर रही है? ये mg को बैलेंस कर रही है, ठीक है। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या है? बैलेंस है। इसलिए बैलेंस है ये, क्योंकि ये जो कार्ट है, ये कार्ट तो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा ना, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा ना, ये ऊपर की तरफ मोशन करेगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो ये फोर्सेस तो क्या हो जाएंगी? बैलेंस हो जाएंगे। समझ रहे हो इस चीज को? अब देखो यहाँ पे ये कार्ट क्या है? इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे जो इस हॉर्स जो फोर्स लगा रहा है, जो नेट फोर्स लगा रहा है, वो ये, मतलब जो फोर्स लगा रहा है ना, वो ये वाली फोर्स लगा रहा है आर कॉस थीटा, ये वाली आर कॉस थीटा फोर्स लगा रहा है। इसी आर कॉस थीटा की वजह से ये क्या करेगा? ये जो कार्ट है, ये क्या करेगा? पुल करेगा। लेकिन अभी एक चीज और है, देखो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, एज ए रिएक्शन ग्राउंड ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द हॉर्स विच इज आर। यहाँ पे देखो, जब ग्राउंड पर हॉर्स ने इधर फोर्स लगाया था, तो इस ग्राउंड ने भी क्या किया? अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाया, ठीक है। अब देखो, आर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा। तो हमने इस आर को क्या किया? रिजॉल्व कर दिया, मतलब इसे स्प्लिट कर दिया हमने, दो कंपोनेंट में से स्प्लिट कर दिया, एक आर कॉस थीटा, एक आर साइन थीटा। फिर क्या कह रहा है? द कार्ट विल मूव ओनली व्हेन आर कॉस थीटा विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो, ये कार्ट तब मूव करता है जब ये आर कॉस थीटा जो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटर होता है बच्चों। अब देखो, ये क्या है? ये आर कॉस थीटा जब इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये कार्ट क्या करेगा? मूव करेगा। लेकिन शर्त ये है कि जब ये मूव करेगा तो ये जो टायर है ना, यहाँ पे ये टायर जो है इस ग्राउंड के कांटेक्ट में, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन भी तो लगेगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा? इस मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये आर कॉस थीटा अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटर है, तो ये कार्ट क्या करेगा? मूव करेगा। तो इस कार्ट के मोशन करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि इस आर कॉस थीटा को जो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटर होना पड़ता है, देन ये कार्ट मूव करता है, ठीक है। तो बच्चों, यही आपका एक्सप्लेन करने के लिए आपके एग्जाम में आता है। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, बस ये एक्सप्लेन करने को आता है, ठीक है। तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इस तरीके से आपको फिगर बनाना होता है। ये आपका mg, ये वेट ऑफ कार्ट है, ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, ये वेट ऑफ हॉर्स है, ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है। हॉर्स ने इस डायरेक्शन में फुट से फोर्स लगा रहा है, तो इधर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी। हमने इसके फिर कंपोनेंट बनाए, तो ये वाला जो ये जो है mg इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये तो बैलेंस्ड है। तो फाइनली ये जो वाला जो कंपोनेंट है ना, ये आर कॉस थीटा क्या करेगा? इस कार्ट को पुल करेगा। लेकिन शर्त ये है कि ये आर कॉस थीटा जो है फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन से ग्रेटर अगर आर कॉस थीटा होगा तो ये कार्ट क्या करेगा? मोशन करने लग जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।